नमस्ते। अगर आपने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत की स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी पढ़ा है, तो संभव है कि आपने काला पानी और सेल्युलर जेल के बारे में भी अवश्य कुछ ना कुछ सुना या पढ़ा हो। आज भी उस भयानक सत्य का सामना आम जनमानस के सामने बहुत अधिक नहीं हुआ है। आज का मेरा ये वीडियो इसी संदर्भ में है। आज मैं आपके साथ काला पानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें साझा करूंगा जिसे सुनने के पश्चात आप एक बार तो अवश्य सोचेंगे कि मेरे और आपके जीवन पर कितने असंख्य हुतात्माओं का ऋण है और क्या हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें से कुछ अंश इस ऋण को उतारने में नहीं लगाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। दंड स्वरूप ट्रांसपोर्टेशन यानी कैदियों को मेनलैंड या नगरों से दूर ले जाने की प्रथा का चलन लगभग 1717 में ब्रिटिश कॉलोनीज में आरंभ हो गया था। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था ब्रिटिश सत्ता को उन कॉलोनीज में स्थापित रखने का। पर धीरे धीरे इसके विरुद्ध विरोध बढ़ने लगा था। इसलिए ब्रिटिश सत्ता ने जेल में कैदियों को रखने जैसे आम दंड और कैपिटल पनिशमेंट जैसी हार्श पनिशमेंट के बीच का रास्ता ढूंढा और पीनल ट्रांसपोर्टेशन जैसी सज़ा का आरंभ हुआ। इस एक्ट या कोड को ब्लडी कोड के नाम से भी जाना गया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे बहुत से पीनल ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स का निर्माण किया, जैसे कि बेनकुलू में, पिनांग में, सिंगापुर, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। भारत में जो जगह ब्रिटिश सरकार ने चुनी वह थी अंडमान द्वीप, जहां एक और अंग्रेज इस द्वीप को अपने झंडे के नीचे लाने और अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को और सबल बनाने में प्रयोग कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारत के मुख्य भूभाग से कैदियों को भेजना भी उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध हो रहा था। अंडमान द्वीप के इस इतिहास को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1857 से लगभग 1906 तक का, जहां मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद के कैदियों को यहां दंड भुगतने के लिए लाया गया। इस इतिहास के बारे में अभी तक इतिहासकारों को बहुत अधिक जानकारी नहीं है, पर कुछ राष्ट्र प्रेमियों के नाम जो इस दौरान यहाँ दंडित किए गए वो हैं मौलाना लियाकत अली, रामनाथ, मोहम्मद बख्श, कुंज बिहारी, हरदेव सिंह और कूर सिंह। दूसरा चरण था 1906 से 1921 तक। इस चरण में राजनीतिक कैदियों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी और इस चरण के मुख्य कैदियों के नामों में शामिल थे वीर सावरकर, नोनी गोपाल मुखर्जी, गणेश सावरकर, इंदुभूषण रॉय, उलास्कर दत्त, लाढ़ाराम, भाई परमानंद हु इन्फ्लुएंस्ड भगत सिंह रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस, आशुतोष लाहिरी इत्यादि। तीसरे चरण का इतिहास है 1932 से लगभग 1943 तक और इस चरण के क्रांतिकारी थे कमलनाथ तिवारी, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह, कुंदन लाल, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, बिजॉय सिन्हा, शिव वर्मा इत्यादि। अंडमान द्वीप पर जो मुख्य जेल बनाई गई वह थी वाइपर आइलैंड जेल, माउंट हैरिट जेल, महिलाओं के लिए एक स्पेशल जेल और कुख्यात सेल्युलर जेल। बेसिकली दीज वर द डंपिंग ग्राउंड्स फॉर क्रिमिनल्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। सन 1890 में सर चार्ल्स जे लायल और एएस लेटब्रिज की अध्यक्षता में एक कमेटी पोर्ट ब्लेयर आई और अपनी फाइंडिंग्स में इस कमेटी ने सेल्युलर जेल बनाने का रिकमेंडेशन दिया। सेल्युलर जेल का निर्माण लगभग 1893 में आरंभ हुआ और 1906 तक ये बनकर तैयार कर लिया गया। इस जेल में राजनीतिक कैदियों को रखा गया और दूसरे कैदियों से अधिक यातनाएं दी गई। इस 3 मंजिला इमारत में 7 विंग्स थे। यहाँ एक सेंट्रल विंग भी था जहाँ से पुलिस अधिकारी कैदियों पर नज़र रखा करते थे। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी को देख या सुन नहीं सकता था। इस जेल में लगभग 690 सेल्स थे। चलिए अब काला पानी के कुछ कैदियों की आप बीती के बारे में जानते हैं। जून 2001 में द गार्जियन में जो रिपोर्ट छपी उसी से कुछ जानकारी यहाँ बताने जा रहा हूँ। बंगाल के रहने वाले धीरेन्द्र चौधरी को 24 वर्ष की आयु में सन 1931 में काला पानी का दंड सुनाया गया। उन्होंने बताया कि काला पानी में हमें जो खाना दिया जाता था वो सफ़ेद कीड़ों से भरा होता था। हमें बैलों की तरह कोलू से बांध दिया जाता और दिन भर तेल निकालने के लिए लगा दिया जाता था।
इसके विरोध में कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल की, पर इसके उत्तर में अंग्रेज सरकार से कुछ इस प्रकार के निर्देश आए कि प्रत्येक ऐसे प्रयास को रद्द कर देना चाहिए जो भूख हड़ताल जिससे कि भूख हड़ताल ना हो सके। राजनीतिक कैदियों में इसकी जानकारी कम से कम फैलने दी जाए। उन्होंने बताया कि अंग्रेज अधिकारी मेरी नाक में ज़बरदस्ती एक ट्यूब डाल देते थे और मैं उसे अपनी जीभ से पकड़ने का प्रयास करता जब वह ट्यूब मेरे गले से होकर जाती थी। कभी मैं उसे अपने दांतों में फंसा लेने में कामयाब हो जाता और कभी नहीं, पर वो इस ट्यूब को डालना बंद नहीं करते थे। इंडियन मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। इस रिकमेंडेशन के अनुसार अ रबर कैथेटर should be inserted through the nostril and so to the stomach. A solution of milk, eggs, and sugar should be poured via a funnel. In certain cases, rectal feeding should be tried. ऐसी ही फोर्स्ड फीडिंग में महावीर सिंह और मोहन किशोर जैसे क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई। सेल्युलर जेल में दी गई यातनाएं इतनी भयंकर थी कि ना जाने कितने ही कैदियों ने आत्महत्या कर ली और ना जाने कितने ही पागल हो गए। इंदु भूषण रॉय ने 1912 में अपने कुर्ते से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर का बुरा असर उलास्कर दत्त पर हुआ और वो पागल हो गए और उन्हें मेंटल असाइलम में ट्रांसफ़र करना पड़ा, जहां उन्होंने 14 वर्ष निकाले। कैदियों को कई कई दिनों तक हथकड़ी लगाकर रखा जाता और दीवार पर एक खूंटे से दिन भर बांधकर खड़ा रहने का दंड दिया जाता। एक बार ऐसा ही दंड वीर सावरकर को मिला और उन्हें लगातार 7 दिन तक दीवार के साथ खड़ा रहना पड़ा था। इन अत्याचारों की कहानियों को छुपाने का भरसक प्रयास ब्रिटिश अधिकारी करते, पर फिर भी ये कहानियां भारत के मेनलैंड तक लगातार पहुंचती रहती थी। देश भर में इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और इसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में हुई। जब ये मुद्दा बहुत बढ़ने लगा तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पीनल ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया और इंडियन जेल कमीशन ने 1921-22 में काला पानी की सज़ा को समाप्त कर दिया। इसके बाद लगभग 4,500 कैदियों को सेल्युलर जेल और अंडमान से वापस भारत भेज दिया गया। यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि वीर सावरकर को भी इस निर्णय के तहत ही रत्नागिरी जेल में भेजा गया था। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशंस डाली और इस कारण से उन्हें मुक्त किया गया, पर यह एक सफ़ेद झूठ है। सच तो ये है कि काला पानी को 1921 में बंद कर दिया गया था। एक और क्रांतिकारी बंकिम चक्रवर्ती ने अपने अनुभव को कुछ यूं बताया है। काला पानी भेजे जाने से पहले भी वह 1 साल भारत की जेल में रहे थे। काला पानी के सामने तो ये जेल बेगम के महल के समान थी। जब मैं काला पानी पहुंचा तो वहाँ भूख हड़ताल चल रही थी, लोग मर रहे थे। पेचिश, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों से जेल भरी हुई थी। डॉक्टर्स ने कैदियों का इलाज करने से भी मना कर दिया था। हमारे कपड़े उतार के हमें एक फ्रेम से बांध दिया जाता और तब तक कूड़े मारे जाते जब तक कि चमड़ी बाहर ना आ जाए। कभी कभी पानी में डुबा भी दिया जाता था। भारत में 1920 के दशक के मध्य में जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी और जेलों में कैदियों को रखने का प्रबंध मुश्किल हो गया, तो 1932 में एक बार फिर काला पानी को शुरू कर दिया गया। पर द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते होते इस द्वीप को जापानियों ने ब्रिटिशर्स से छीन लिया। सन 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली स्वतंत्र सरकार का गठन भी पोर्ट ब्लेयर से करके स्वतंत्रता की घोषणा की। अंत में कुछ बातें कहकर मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप काला पानी में कैदियों के जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीर सावरकर की लिखी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और बरिंद्र कुमार घोष की लिखी गई द टेल ऑफ माई एग्जाइल पढ़ सकते हैं। ऐसी वीरता की कहानियाँ पढ़ने के बाद जब मुझसे कोई कहता है कि भारत केवल अहिंसात्मक रास्तों पर चलकर स्वतंत्र हुआ, तो कभी उनकी अज्ञानता पर हंसी आती है और कभी आश्चर्य भी होता है। फिर सोचता हूँ कि ईश्वर ऐसा सोचने वालों को सद्बुद्धि दे।
जो लोग कोरोना वायरस के इस समय में 10 दिन भी घर में ठीक से ना रुक सके और वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, प्रभु ने कैसा इन्हें वरदान दिया है। आज एक आशा और करता हूं कि मर्म से भरी ऐसी गाथाओं को पर और भी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बने जो आज की पीढ़ी को हमारे कर्तव्यों का निरंतर स्मरण कराती रहें। जिस प्रकार वेस्ट में ब्लैक हिस्ट्री पर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, वैसी ही अब हमारे देश में भी बनाई जाए। कल जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का समाचार सुना तो बहुत दुख हुआ। इतने प्रतिभाशाली इंसान ने इतनी सी आयु में ऐसा कदम क्यों उठाया? थोड़ा और सोचा तो लगा कि स्व से ऊपर उठकर जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, क्या उनके लिए भी मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जैसे कभी कभी मेरे फेवरेट एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ के लिए आते हैं? इन्हीं विचारों के साथ अब वीडियो समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।